प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं पाठ 20 जो वसंत भाग 2 का अंतिम अध्याय है बच्चों, विप्लव गायन कविता, उसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। कविता से पहला प्रश्न है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फणी की चिंतामणि का वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ख वही स्वर वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली, मेरे अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। तो इसका उत्तर है बच्चों का वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान नवनिर्माण के रास्ते खोलने के लिए तथा जन जागृति का आह्वान करने के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इन वाक्यांशों का प्रयोग क्रांति की उस भावना के लिए प्रयोग हुआ है जो हर ओर व्याप्त है। हाँ, वही स्वर वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली, मेरे अंतरतर से पंक्तियों में सही संबंध बनता है, क्योंकि कवि इनकी पंक्तियों में वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश है कवि को, ठीक है, वही क्रांति गीत के रूप में निकल रहा है। वही क्रांति रोम रोम में घुलकर प्रतिध्वनित होने लगती है, इकोइंग, जैसे गूंजने लगती है बच्चों, ठीक है। प्रतिध्वनि होता है गूंजना। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान, मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐंठी है। मतलब इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि लोगों को परिवर्तन के प्रति सावधान करता है और वीणा से कोमल स्वर निकालने के बजाय कठोर स्वर निकालने के कारण उसकी उंगलियों की मिजरावें टूटकर गिर गई, जिससे उसकी उंगलियां ऐंठ कर घायल हो जाती हैं, ठीक है। कविता से आगे प्रश्न नंबर 1 है, स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कविताओं की 4 पंक्तियां इकट्ठा कीजिए जिनमें स्वाधीनता के भाव ओज से मुखर हुए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं बच्चों, द्वारपालिका खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। अब मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां सुन लो बच्चों। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, आपके लिए मतलब दूसरों के लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हैं ये। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं, बाधाएं आए तन पर, देखे तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से, अपलक उरके शत दल पर, क्लेद युक्त अपना तने दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां थी बच्चों। अब अनुमान और कल्पना से पहला प्रश्न है, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। तो उत्तर है, कविता का मूल भाव है गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों व परस्पर भेदभाव त्याग कर नवनिर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना। इसलिए इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया है।
जिसका अर्थ है क्रांति के लिए आह्वान करना। आह्वान होता है पुकारना, बुलाना, ठीक है। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, कविता में दो शब्दों के मध्य योजक का प्रयोग किया गया है, जैसे जिससे उथल पुथल, इसके बीच में योजक शब्द है, योजक चिन्ह है बच्चों। मच जाए एवं कण कण में है व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। तो बच्चों, कवि ऐसा प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि शब्द की पुनरुक्ति करके चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, जैसे रोम रोम गाता है, रोम रोम के बीच में भी योजक चिन्ह है, काव्य को प्रभावशाली बनाने व शब्दों में प्रवाह लाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता में कॉमा, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम आदि विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने अथवा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कण कण में है व्याप्त वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांट कर लिखिए। तो बच्चों, ये अन्य प्रयोग इस तरह हैं। कंठ रुका है महानाश का, है बीच में है। मार्ग गीत रुद्ध होता है का प्रयोग अंत में है। टूटी हैं मिजरावे अंगुलियां, यहाँ शुरू के दूसरे नंबर पर है। रोम रोम गाता है वह ध्वनि, तो यहाँ ह का प्रयोग चौथे नंबर पे है, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3, निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखें। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अंत्यानुप्रास कहते हैं, मतलब अंत में जिनके अनुप्रास हो। बच्चों, कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। छांटे गए शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, आपने कविता खुद अपनी ही बनानी है बच्चों, ठीक है, अपने ही शब्दों में लिखनी है। अब जैसे तुकबंदी वाले शब्द या पद, बैठी हैं, ऐंठी हैं, गाती रहती, क्रुद्ध, युद्ध, ठीक है। अब उदाहरण दूं मैं इसका। राधिका क्यों ऐसी बैठी है, नाक चढ़ाए क्यों ऐंठी है। सबका कंठ रुद्ध होता है जब अपनों से युद्ध होता है। मत गाओ कृत्रिम स्वर से, राग अलापो अंतरतर से। क्या अद्भुत थी वह ध्वनि, मन में घर कर जाने की चिंतामणि। आपने खुद की कविता लिखनी है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, ये थे इस अंतिम पाठ के प्रश्न उत्तर। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से आपने जरूर पूछना है, ठीक है बच्चों। अभी थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं। पहला प्रश्न, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फणी के चिंतामणि का वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ख, वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली। मेरे अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। तो बच्चों, आपने बताना है, बताना भी है और लिखना भी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अंत्यानुप्रास कहते हैं। कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। छांटे गए शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, आपने ये कविता बनानी है और कमेंट के माध्यम से मुझे भेजनी भी है, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।